कर बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। दूध चाहो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। এগিয়ে কারা তৃণমূল, লড়ছে কারা তৃণমূল, লড়বে কারা তৃণমূল। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। ये पिक्चर है बंगाल के सियासी उबाल की। ये ट्रेलर है बैटल ऑफ बंगाल का। यह हंगामा है टीएमसी में उठी बगावत की आंधी के साइड इफेक्ट का। कहीं पोस्टर वॉर हो रहा है और कहीं बमों का प्रहार हो रहा है। आखिर बंगाल का सियासी बवाल क्यों बढ़ता जा रहा है? बंगाल इतना सुलग क्यों रहा है? टीएमसी कार्यकर्ताओं के गुस्से की वजह क्या है? तो इसका जवाब है दिल्ली की ये तस्वीरें। देश की राजधानी दिल्ली में टीएमसी के बागियों की अमित शाह से मुलाकात की इन तस्वीरों ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। अमित शाह के साथ बीजेपी की पूरी बंगाल ब्रिगेड थी, तो वहीं टीएमसी के बागी भी थे। बंगाल में टीएमसी की टेंशन बढ़ाने वाले इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। अमित शाह रैली के लिए बंगाल नहीं जा सके, तो दीदी के खिलाफ बगावत की हुंकार भर रहे इन नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुला लिया और अगले ही दिन हावड़ा के डोमजूर में बीजेपी की रैली में इन्होंने बीजेपी का झंडा उठा लिया। टीएमसी में मची इसी भगदड़ पर अमित शाह ने ममता पर यह तंज कसने में देर नहीं लगाई कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। तो क्या ममता बनर्जी की फाइटर की इमेज पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में ममता का टीएमसी का कुनबा बिखर जाएगा? क्या टीएमसी में बगावत की आंधी से ममता के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसक जाएगी? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। लेकिन शनिवार को टीएमसी के 3 विधायकों समेत 5 कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामकर ममता को बड़ा झटका दे दिया। पाला बदलने वालों में पहला नाम ममता के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी का है। दूसरा नाम बाली की विधायक वैशाली डालमिया का है। भगवा झंडा थामने वालों में उत्तरपाड़ा के विधायक प्रवीर घोषाल भी हैं। तो वहीं हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती और रानाघाट के पूर्व मेयर पार्थ सारथी चैटर्जी भी शामिल हैं। ममता के किले में बीजेपी की इसी सेंधमारी ने बंगाल की सियासत में उबाल ला दिया, तो वहीं बीजेपी का जोश हाई कर दिया। टीएमसी के इन्हीं बागियों के दम पर अमित शाह बंगाल में परिवर्तन की हुंकार भर रहे हैं। टीएमसी को उखाड़ फेंकने के साथ ही बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। आज इतने सारे लोग विगत 3 महीनों से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है। तो 10 साल में क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने? मां, माटी और मानुष का नारा अदृश्य हो गया और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल को हर हाल में जीतना चाहती है और बंगाल फतेह के लिए वो टीएमसी के ज्यादा से ज्यादा बागियों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी है। बीते 45 दिनों में टीएमसी में हुई सियासी भगदड़ पर नजर डाले तो
तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त टीएमसी में भगदड़ सी मची हुई है और वहां पर एक के बाद एक न सिर्फ विधायक बल्कि कई बड़े नेता और मंत्री तक बीजेपी का दामन थाम रहे। आपको बता देते हैं पिछले 45 दिनों में क्या क्या बंगाल में खेल हुआ है, सियासी उठापटक हुई है। तो पिछले 45 दिनों में टीएमसी में बगावत की आंधी चल गई है। 20 से ज्यादा टीएमसी नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए। यही नहीं, अगर हम ज्यादा और गौर से नजर डालें तो 10 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी कि एक के बाद एक बीजेपी में जो लोग हैं वो टीएमसी से शामिल होते जा रहे हैं। ममता के 3 मंत्रियों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है और उसमें से 2 बीजेपी का दामन भी थाम चुके हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में और लोग होंगे जो टीएमसी से बीजेपी की तरफ रुख बढ़ाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे। आइए आपको बताते हैं वो बड़े नाम कौन से हैं जो एक एक कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो पाला बदलने वालों में दीदी के जो मंत्री हैं उनमें 15 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा। अब वो बीजेपी के मंच से जब भगवा झंडे की पैरवी करते हैं तो उससे टीएमसी को बड़ा आघात लगता है। यही नहीं, आगे बढ़े हम तो शुभेंदु अधिकारी एकमात्र नाम नहीं है। 5 जनवरी 2021 को लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी उनका रुख क्या होगा वो समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा जो दीदी का दामन छोड़ने वाले हैं उनमें राजीव बनर्जी भी एक बड़ा नाम है। 22 जनवरी 2021 को इन्होंने इस्तीफा दिया था। कई दौर की बातचीत हुई इनकी और फिर इन्होंने दिल्ली में आकर गृह मंत्री अमित शाह के सामने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो एक के बाद एक कई लोग हैं जो पाला बदल रहे हैं और ये पाला बदलने वाले लोगों के दम पर ही बीजेपी सोच रही है कि वो आगे बढ़कर बंगाल के अंदर अपनी सियासत कायम कर लेगी। टीएमसी के दिग्गज नेताओं के भगवा रंग में रंगने की शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई थी। पहले टीएमसी प्रमुख के दाहिने हाथ रहे मुकुल रॉय ने बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के 7 विधायकों और एक सांसद के बीजेपी में शामिल होने के बाद इसमें काफी तेजी आ गई। 1.5 साल में टीएमसी के 4 सांसद और 14 विधायक बीजेपी के पाले में शिफ्ट हो गए और अब तो विधानसभा चुनाव से पहले दीदी के दिग्गज साथी उनको टाटा कह रहे हैं। कभी ममता के सिपह सालार रहे शुभेंदु अब भगवा रंग में रंग चुके हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ हर रैली में करारा हमला बोल रहे हैं। टीएमसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताने वाले शुभेंदु ने तो ममता के सियासी कुनबे के पूरी तरह बिखरने की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। तृणमूल कांग्रेस और राजनैतिक पार्टी नहीं, तृणमूल कांग्रेस এখন प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। तो क्या ममता की बंगाल की सत्ता से विदाई की स्क्रिप्ट तैयार है? बंगाल के इस चुनावी चैप्टर में आखिर टीएमसी में दीदी के अकेले पड़ने के सवाल से लेकर बंगाल में सियासी बवाल तक की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या टीएमसी में मची ये भगदड़ ममता बनर्जी की सत्ता की हैट्रिक की राह का रोड़ा बन जाएगी? बंगाल के चुनाव में कौन कौन से फैक्टर हैं इसकी भी तफ्तीश करते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में इस वक्त बड़े पैमाने पर भगदड़ मची है। पुराने साथी टीएमसी छोड़कर बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। माता की, भारत माता की। पतझड़ की तरह टीएमसी के नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। तो इसकी बौखलाहट भी टीएमसी कार्यकर्ताओं के गुस्से की इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। हिंसक झड़प की ये तस्वीरें उस हावड़ा के बाखुरा की है जहां बीजेपी के मंच पर टीएमसी के कद्दावर बागी नेता नजर आए। लेकिन इसी हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा। इस झड़प में कई लोग जख्मी भी हुए। जख्मी लोगों की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर की है जहां टीएमसी के बूथ सभापति के घर पर बम से हमले का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है और इलाके में तनाव के हालात हैं। चुनावी तपिश बढ़ने के साथ ही बंगाल में ऐसी तस्वीरें आम हो चली हैं। आए दिन कहीं न कहीं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़पें हो रही हैं और ऐसी ही झड़पों को लेकर बीजेपी की रैली में स्मृति ईरानी ने दीदी की सरकार को घेरा। कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है।
बंगाल के चुनावी चैप्टर में सियासी हिंसा एक बड़ा फैक्टर तो है ही, इसके साथ ही बंगाल के सियासी बवाल की रामकथा भी है। बीजेपी की ओर से जय श्री राम नारे लगे तो ममता ने जवाब में नारा दिया हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो बीजेपी वाम। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। ये दो नारे ही बंगाल में श्री राम के नाम पर हो रही राजनीति को बयान कर रहे हैं। बंगाल के सियासी अखाड़े में स्मृति ईरानी ने टीएमसी के बागियों के दम पर बंगाल में राम राज स्थापित करने का दावा भी कर दिया। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। जय श्री राम के नारे को लेकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी तकरार जारी है। अपने सामने जय श्री राम का नारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बिल्कुल भी गवारा नहीं है, फिर चाहे वो कोई आम आदमी से हो या फिर मंच पर खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना मौजूद। कुछ ऐसा ही हुआ 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के मौके पर कोलकाता में, जहां जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी आग बबूला हो गई और भाषण देने से ही इनकार कर दिया। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद जय बांग्ला। इस घटना के बाद एक बार फिर राम के नाम पर तलवारें खिंच गई। बीजेपी का सवाल है कि ममता को राम के नाम से इतना परहेज क्यों, जबकि दूसरे पक्ष का सवाल है कि बीजेपी का नारा जय श्री राम ही क्यों। ममता तो एक कदम आगे बढ़ गई। जय श्री राम के नारे से भड़की ममता ने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव तक लाने का ऐलान कर दिया। जय श्री राम पर टीएमसी की जो विरोध नीति है, उसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि जय श्री राम का नारा बंगाल चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर बन चुका है। सवाल यह है कि जय श्री राम का फैक्टर चुनाव में कैसे काम करेगा। माना जा रहा है कि जय श्री राम के नारे के विरोध के पीछे ममता की तुष्टीकरण वाली राजनीति है, जिसके जरिए वो बंगाल में मुस्लिम वोटों को हासिल करती रही हैं। बंगाल में 30% मुस्लिम मतदाता हैं। पॉलिटिकल पंडितों के मुताबिक ममता को अल्पसंख्यक वोट के छिटकने की आशंका सता रही है। बंगाल की राजनीति के जानकारों के मुताबिक जय श्री राम पर ममता का गुस्सा उन्हीं का नुकसान कर रहा है और बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को नई धार दे रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इनमें 3 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। मुर्शिदाबाद में 66%, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में 50% आबादी मुसलमानों की है। तो वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां जीत हार मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। दक्षिण दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 25% है, जबकि दक्षिण 24 परगना में 36% और बीरभूम में 30% मुसलमान रहते हैं। अब तक ये वोट बैंक एकमुश्त टीएमसी को वोट करता आया है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं और जय श्री राम के नारे से ममता की चिढ़ की बड़ी वजह भी यही है। जय जय श्री राम। जय श्री राम के जयकारे से बैर के पीछे ममता के मन में कहीं ना कहीं ओवैसी की एंट्री और फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी का भी फैक्टर है, जिन्होंने हाल ही में अपना नया राजनीतिक संगठन बनाया है। जाहिर है ममता कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं किसी का नहीं हूं, ना कभी किसी का रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा इंशाअल्लाह। बंगाल के सियासी चैप्टर में असदुद्दीन ओवैसी एक अहम कैरेक्टर बन चुके हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका देने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में भी करिश्मा दोहराने को तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल में एंट्री ने गर्माती सियासत में एक नया उफान पैदा कर दिया है। हालांकि टीएमसी ओवैसी के बंगाल चुनाव में उतरने के ऐलान को अपने लिए कोई चुनौती मानने को तैयार नहीं, लेकिन ममता और कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का तमगा भी दे रही है। बीजेपी की बी टीम कहलाना ओवैसी को नागवार गुजरा तो उन्होंने कांग्रेस को बैंड बाजा पार्टी बता दिया। ना ममता बोलती ना कांग्रेस बोलती, जहां बात आती मुसलमान की तो पैसे की बात आ जाती। बताओ, ये तुम्हारी फिरका परस्ती है, ये तुम्हारी घटिया सोच है कि जहां पर ओवैसी का नाम आया तो बी टीम, और जहां पर तुम्हारी पार्टी का आदमी भाग गया तो बोलते नहीं भटक गया उन्हें, वापिस आ जाता उन्हें। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल काफी गर्म हो चुका है। जीत किसकी होगी ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन इस समय केवल एक रुझान साफ है और वो ये कि इस चुनाव में सीधी टक्कर सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच है। दीदी के नेताओं का टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना बीजेपी की मुहिम के लिए काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन बंगाल के रण में ओवैसी भी दीदी को ललकार रहे हैं। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए। देखो बी टीम आ गई। अच्छा, उन्होंने काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई। ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई, आखिर में ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम, सी टीम, वो फुला टीम। ओवैसी के तेवर से सियासी हलकों में सवाल उठने लगा है कि क्या ओवैसी ममता के खेल में खलल डालेंगे? क्या ओवैसी ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रही बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? जाहिर है, बंगाल की लड़ाई में ममता एक साथ कई मोर्चों पर घिर रही हैं। टीएमसी के उनके पुराने साथी साथ छोड़ रहे हैं। जय श्री राम का नारा बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है और वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर सकता है। तो वहीं अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी के लिए ओवैसी ने भी कमर कस ली है और अब दीदी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। मोदी सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ममता दीदी की सरकार भतीजा कल्याण में व्यस्त है। इसके लिए बंगाल की जनता का कल्याण ये एजेंडा नहीं है। इस बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया। बिहार विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल को फतेह करने पर है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में जहां तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और बीजेपी को 10.16% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटें मिली थी, वहीं 2019 आते आते हालात बदल गए और लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बंगाल की सियासी जंग में ममता को मात देने के लिए बीजेपी ने अपने मोहरे बिछा दिए हैं। ममता भी बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह को भेदने की हुंकार भर रही हैं, लेकिन बंगाल में सत्ता की बागडोर बीजेपी पहली बार संभालेगी या टीएमसी तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज रहेगी? इन सवालों के जवाब चुनाव नतीजों के आने के बाद ही मिलेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।